गुड इवनिंग ऑल। आज की क्लास में हम शिक्षण के सिद्धांत और प्रतिमान, जिनको अंग्रेजी में हम थ्योरी एंड मॉडल्स ऑफ टीचिंग कहते हैं, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एलटी के पेपर में पहली बार ये सिलेबस में ऐड ऑन हुआ है। तो इससे पहले क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या आते हैं, इसका कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता आप लोगों को। रीज़न ये है कि ये लेक्चर स्क्रीनिंग में भी नहीं है सिलेबस में, और ना ही ये किसी एनबीएस केवीएस और ना ही किसी बाहरी जो राज्य है वहां पर होने वाली एलटी परीक्षाओं में कहीं पर ये नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। तो अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं जनरली, अगर हम नेट की परीक्षाओं में जो एजुकेशन से नेट देते हैं उसका अगर थोड़ा सा फीडबैक लें तो वहां पर थोड़ा सा डीप तो पूछता है वो, बट अमूमन क्वेश्चन से ही पूछता है कि ये सिद्धांत किसने दिया है या ये प्रतिमान किसने दिया है। और किसी एक सिद्धांत या किसी एक प्रतिमान यानी कि मॉडल या थ्योरी के अंदर की थोड़ी एक बारीकी बात वो पूछ लेता है, तो उसको हम थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में ही है। कंटेंट आप लोगों को मैंने सेंड कर ही दिया है, तो कॉपी करने की जरूरत आप लोगों को है नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ समझते हुए चलिएगा। देखिए, टीचिंग इन्वॉल्व्स अ सेट ऑफ एक्टिविटीज कॉल्ड टीचिंग एक्ट्स, teacher behaviors and a number of variables that form part of the teaching process। शिक्षण क्या है? तो शिक्षण गतिविधियों का एक प्रारूप है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज कराते हैं हम लोग। कभी लेक्चर देते हैं, कभी बच्चों से डिस्कशन करते हैं, कभी बच्चों को हम कोई टास्क देते हैं, बच्चे उसको करते रहते हैं असाइनमेंट के फॉर्म में ना, कभी प्रोजेक्ट दे देते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी जो गतिविधियां हम करवाते हैं वही क्या है, आपका शिक्षण कहलाता है। देन अब ये तो हो गया टीचिंग प्रोसेस यानी कि शिक्षण प्रक्रिया। तो थ्योरी क्या है? तो अ थ्योरी ऑफ टीचिंग मस्ट प्रोवाइड अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क फॉर द प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल ऑफ द टीचिंग टास्क और टीचर्स बिहेवियर्स एंड मैनिपुलेशन ऑफ ऑल द इन्वॉल्व वेरिएबल्स। अगर हम ये कह रहे हैं कि शिक्षण का मतलब है कि जो भी हम गतिविधियां करवाते हैं बच्चों को क्लास के अंदर, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, टीचर बच्चों से बातचीत करता है, किताबों की हेल्प लेता है ना, बहुत सारी और डिवाइसेस की हेल्प लेता है, तो यहाँ पर टीचर एक वेरिएबल है। टीचर को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, यानी कि स्वतंत्र चर कहते हैं। क्यों कहते हैं स्वतंत्र चर? स्वतंत्र चर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो देखो, वेरिएबल क्या होता है पहले ये समझो। वेरिएबल जिसमें परिवर्तन आता रहता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके हाथ में पेन है तो पेन एक वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा? सोचिए। तो जो पेन है, पेन तो कांस्टेंट होगा, बट पेन के अंदर जो इंक है वो वेरिएबल होगा, क्योंकि उसको जितना यूज करोगे वो कम होता रहेगा। ठीक है। और एक बार खत्म होने के बाद फिर दोबारा भी रिफिल उसको कर सकते हो अगर आप, तो फिर वो दोबारा बढ़ जाएगा। तो कोई भी चीज जो चेंज हो सकती है या चेंज हो जाती है ऑटोमेटिकली, या कोई चेंज कर दे तो उसको उसमें चेंजेस आ जाते हैं, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो टीचर यहाँ पर, तो तीनों ही वेरिएबल है। पहले तो टीचर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि टीचर को कोई चेंज नहीं करता, टीचर खुद ही चेंज करता है अपने बिहेवियर को। टीचर का जो मन करता है वो वैसे पढ़ाता है। ठीक है। अब कंटेंट टीचर के पास होता है, टॉपिक टीचर के पास होता है, लेकिन पढ़ाने का तरीका टीचर का खुद का होता है, तो इसलिए वो इंडिपेंडेंट है, वो फ्री है, वो जैसा मर्जी वैसा पढ़ाए। उदाहरण के लिए अभी मैं आप लोगों को थ्योरी ऑफ टीचिंग पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा पढ़ाने का तरीका डिफरेंट है। कोई और टीचर पढ़ा रहा होगा कहीं और इसी टॉपिक को, तो वो कुछ अलग तरीके से पढ़ा रहा होगा। ठीक है। तो टॉपिक सेम है, बट पढ़ाने का तरीका हमारा अलग हो जाता है। हम फ्री हैं, हम जिस तरीके से पढ़ाना चाहें। फिर आता है आपका स्टूडेंट। बच्चा जो है वो यहाँ पर होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि टीचर जो पढ़ाएगा बच्चा को वही पढ़ना पड़ेगा। टीचर जैसे पढ़ाएगा बच्चे को वैसे ही सीखना पड़ेगा। टीचर अगर बोलता है कि लिखो कॉपी में, तो बच्चों को लिखना पड़ेगा। टीचर बोलता है कि कोई नहीं लिखेगा, सिर्फ सुनो, तो बच्चों को सिर्फ सुनना पड़ेगा। ठीक है। टीचर अगर बच्चों से कहता है कि आज अभी ये टॉपिक पढ़ते हैं, बच्चों को वही टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चे की जो एक्टिविटीज हैं वो टीचर डिसाइड करता है, तो बच्चा डिपेंडेंट है टीचर पर। ठीक है। अब टीचर और बच्चे के बीच में जो कुछ हो रहा है वो ही टीचिंग है, और उसके लिए हम करिकुलम सेट करते हैं। तो करिकुलम क्या करता है? टीचर को और बच्चे को अफेक्ट कर देता है, तो इसलिए वो इंटरवीनिंग वेरिएबल है, कि बीच में जो मध्यस्थता करता है उसको हम इंटरवीनिंग वेरिएबल कह देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? उदाहरण के लिए मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ समझाने के लिए। एक क्लासरूम है, वहां पर टीचर का मन जो कर रहा है वो बोल रहा है। बच्चा वही सुन पा रहा है जो टीचर बोल रहा है, तो टीचर तो फ्री है कुछ भी बोलने के लिए, लेकिन बच्चा
सिर्फ वही सुन सकता है जो टीचर बोलेगा। तो बच्चा डिपेंडेंट हो गया टीचर की बातों पर, और टीचर इंडिपेंडेंट है, वो जो मर्जी वो बोल ले। लेकिन बीच में अचानक से तेज आंधी चलती है और खिड़कियां हिलने लगती हैं, आवाजें होती हैं घड़घड़ाहट की, है ना, बादलों की गरजने की आवाज होती है, तो क्या हुआ, टीचर के बोलने और बच्चे के सुनने के बीच में रुकावट पैदा हुई। ठीक। तो इस तरीके से वो इंटरवीन कर गया मतलब कि मध्यस्थता कर दी उसने बीच में, ठीक है, हस्तक्षेप कर दिया, तो इसे बोलते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल। तो टीचर द्वारा पढ़ाए गए किसी भी एक प्रकरण को हम, प्रकरण के द्वारा जो गतिविधियां हम कर रहे हो, गतिविधियां हो, जो भी एक्टिविटीज हम करवा रहे हैं, वो सारी की सारी क्या होती है, इंटरवीनिंग वेरिएबल कहलाते हैं। जैसे मैं एज अ टीचर यहाँ बोल रहा हूँ, आप एज अ स्टूडेंट वहां सुन रहे हैं, लेकिन बीच में हमारी ये लैपटॉप, मोबाइल फोन एटसेट्रा है, और ये स्क्रीन है जो कि इंटरवीन कर रही है हम दोनों के बीच में, है ना, मुझे पढ़ाने में हेल्प कर रही है और आपको पढ़ने में समझने में हेल्प कर रही है। तो ये है आपका चर। ठीक है, तो तीन चर होते हैं, इंडिपेंडेंट जो कि टीचर है, डिपेंडेंट जो स्टूडेंट्स हैं, और इंटरवीनिंग जो कि कंटेंट या फिर जो भी आपका करिकुलम होता है वो आ जाता है। यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को? ठीक है। तो शिक्षण, तो हम समझ गए कि शिक्षण तो ये गतिविधियां हैं जो हो रही हैं बच्चे और टीचर के बीच में, जो कि करिकुलम को लेकर के हो रही है। लेकिन थ्योरी क्या है? तो थ्योरी क्या है उसको समझते हैं। अ थ्योरी ऑफ टीचिंग मस्ट प्रोवाइड अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। थ्योरी एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जिस पर चल करके आप अपना कोई काम करते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? उदाहरण के लिए आप कोई टीचिंग प्लान कर रहे हो, है ना, तो वो प्लानिंग किस तरीके से आप कर रहे हैं, तो हर थ्योरी का अपना अपना अलग तरीका होता है। तो जिस थ्योरी को आप पसंद करते हैं उस तरीके से आप पढ़ाना शुरू कर देंगे। छोटा उदाहरण अगर आपको देता हूं मैं, आपने आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद पढ़ लिया है। तीनों अलग अलग वाद हैं, और तीनों के अनुसार टीचर की अलग भूमिका है, बच्चों का अलग वहां पर क्या बोलते हैं दायित्व होता है, और विद्यालय का अलग स्वरूप है, पढ़ने पढ़ाने के तरीके वहां पर अलग होते हैं। तो ये तीन अलग अलग थ्योरीज हो गई, तीन अलग अलग आपकी आइडियोलॉजीज हो गई। हर आइडियोलॉजी की अपनी थ्योरी होती है। तो जिस थ्योरी को आप पसंद करते हैं आप वैसे ही पढ़ाते हैं। आदर्शवाद पसंद करते हैं तो आप वहां पर क्लास के अंदर डोमिनेटिंग हो जाते हैं, ये चाहते हैं कि मैं जो कहूंगा बच्चा वही सुनेगा, है ना, बच्चा कोई अननेसेसरी बात करेगा तो मैं उसको डांटूंगा। तो अगर आप प्रकृतिवादी सिद्धांत को मानते हैं तो फिर वहां पर आप बच्चों को जो बच्चा कर रहा है वो करने के लिए फ्री छोड़ देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते बीच में, और बच्चा जो कुछ कर रहा होता है उसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी थ्योरीज अभी आगे आगे पढ़ेंगे, उनका भी यही रोल रहता है कि कैसे आपने प्लानिंग करनी है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है आपके जो कंटेंट है उसको, और कैसे आप टीचिंग का जो टास्क है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और टीचर बिहेवियर, है ना, ये टीचर शिक्षक का जो व्यवहार है उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे, ये सब कुछ आपका थ्योरी के अंदर आता है। एक डेफिनेशन यहाँ पर ब्रूनर की है, जेरोम ब्रूनर, जिन्होंने मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन दिया है, पढ़े होते हैं आप लोग, एनेक्टिव, है ना, एनेक्टिव, आइकनिक एंड सिंबॉलिक करके याद होगा तो। थ्योरी ऑफ टीचिंग इज नथिंग बट एक्सप्लेनेशन ऑफ जनरल मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग। तो ये कह रहे हैं कि शिक्षण का सिद्धांत कुछ नहीं है, कैसे हम पढ़ाएंगे उसको समझाने के लिए एक ब्लूप्रिंट बना दिया इन लोगों ने कि ये काम करो। जैसे मकान बनता है ना, तो मकान बनने से पहले नक्शा बन जाता है कि यहाँ यहाँ पर बुनियादें लगेंगी, यहाँ पर कमरा बनेगा, यहाँ वॉशरूम बनेगा या किचन बनेगा, यहाँ पर आपका बरामदा होगा। वो ब्लूप्रिंट ही क्या है आपका, ये थ्योरी है। और उस ब्लूप्रिंट पे फिर आप जो काम करते हैं, है ना, वो आपको हेल्प करता है एक प्रॉपर टीचिंग करने में। इसी तरह से मित्रा ने भी अपनी बात रखी है शिक्षण सिद्धांत के संबंध में। वो कहते हैं कि शिक्षण के सिद्धांत को मनोविज्ञान के सिद्धांतों के से एक प्रकार की व्युत्पत्ति माना जाता है। यानी कि मित्रा कंसिडर्ड द थ्योरी ऑफ टीचिंग एज अ सॉर्ट ऑफ डेरिवेशन फ्रॉम द थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी, कि जो मनोविज्ञान के सिद्धांत है उन्हीं के आधार पर शिक्षण के सिद्धांत भी बनते हैं। Theory of teaching tries to equip the teachers with all the essential knowledge, fact, principles, and theoretical understanding related to their teaching task, behaviors, and teaching processes. शिक्षण का सिद्धांत शिक्षकों को उनके शिक्षण कार्यों, व्यवहारों और शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित सभी आवश्यक ज्ञान, तथ्यों, सिद्धांतों और सैद्धांतिक समझ से पूर्ण, ये लेस लिखा हुआ है, मतलब पूर्ण करने का प्रयास करता है। ठीक है, कोई भी शिक्षण सिद्धांत होता है वो ये समझाता है किसी टीचर को कि उसको कैसा व्यवहार करना है, किस तरीके से पढ़ाना है, ठीक है,
किसी भी ज्ञान को किस स्तर तक प्राप्त करना है और किस स्तर तक उसको बच्चों के सामने रखना है, किस प्रकार के तथ्य रखने हैं, ये सब कुछ वहां पर शिक्षण सिद्धांत द्वारा बताया जाता है। It provides general as well as specific direction for the teachers to be followed in their teaching path for helping them to become effective teachers. और ये शिक्षकों को प्रभावी शिक्षक बनने में मदद करने के लिए उनके शिक्षण पथ में पालन किए जाने वाले सामान्य विशिष्ट दिशा निर्देश प्रदान करता है। मतलब टीचर को कब क्या करना चाहिए ये भी शिक्षण सिद्धांत द्वारा बताया जाता है। शिक्षण सिद्धांतों के प्रकार अमूमन 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग, शिक्षण के औपचारिक सिद्धांत, ठीक है। दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग, शिक्षण के वर्णनात्मक सिद्धांत। और फिर है नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग, शिक्षण के मानक सिद्धांत। फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग जो है कि पुराने समय में जो टीचिंग हुआ करती थी फेस टू फेस, जिसको हम ऑफलाइन टीचिंग बोलते हैं, उसके जो प्रारूप है उनको समझाने के लिए इस सिद्धांत का उपयोग होता है। इसके अंदर 4 तरह के फिर और सिद्धांत हम पढ़ते हैं, आगे देखेंगे आप लोग। डिस्क्रिप्टिव थ्योरी जो है यानी वर्णनात्मक सिद्धांत जो है वो ये बताता है कि किस प्रकार से शिक्षण किया जाए, उसकी व्याख्या दे रखी है, प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आपको कैसे पढ़ाना है, क्या करना है करके इस तरीके से। और नॉर्मेटिव थ्योरी जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि टीचिंग प्रोसेस के लिए कुछ नॉर्म्स डिसाइड किए जाते हैं, उन नॉर्म्स को फॉलो करना है ना एज इट इज, और उसके अकॉर्डिंग टीचिंग करना, ये आपका नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग के अंदर आता है। शिक्षण के औपचारिक सिद्धांत, यह सिद्धांत विचार, ज्ञान, विज्ञान और दार्शनिक मान्यताओं के कुछ सिद्धांतों पर आधारित है, इसलिए इसे शिक्षण के दार्शनिक सिद्धांत भी कहा जाता है। दीज थ्योरीज, कौन सी? फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग। These theories are based on certain principles of thought, science of knowledge, and philosophical assumptions, and that is why these are also termed as philosophical theories of teaching. ठीक है, क्योंकि दार्शनिक मान्यताओं पर आधारित है इसलिए हम इसको फिलोसॉफिकल थ्योरी ऑफ टीचिंग भी कहते हैं। यहां से एक प्रश्न पूछा सकता है आपसे कि विच अमंग द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ टीचिंग इज ऑल्सो नोन एज फिलोसॉफिकल थ्योरी ऑफ टीचिंग, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग। इस तरीके के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अब शिक्षण के औपचारिक सिद्धांतों के अंदर कुछ सिद्धांत हैं, वो देखिएगा। पहला है आपका मायोटिक थ्योरी ऑफ टीचिंग। मायोटिक थ्योरी ऑफ टीचिंग, हर सिद्धांत किसी ना किसी की विचारधारा से लिया गया है, किसी ना किसी ने दिया है। तो देखिए मायोटिक थ्योरी ऑफ टीचिंग है ना, इज डेवलप्ड बाय सुकरात, प्लेटो, विवेकानंद एंड गांधी। तो सुकरात, प्लेटो, विवेकानंद और गांधी के दार्शनिक विचारों द्वारा है ना इसको लिया गया है। और इनके विचार क्या हैं? तो इन सभी के विचार हैं कि समस्त ज्ञान बच्चे के भीतर निहित है, राइट। तो द बिलीव्स दैट ऑल द नॉलेज रेस्ट विद इन द इंडिविजुअल चाइल्ड। तो जब बच्चे के अंदर ज्ञान है, हमें करना क्या है? आजकल नारियल पानी पीते होंगे ना आप? पीते हो नारियल पानी? यस। हाँ, तो नारियल पानी के अंदर पानी होता है, तो करना क्या होता है आपको? पानी पीने के लिए पानी को बाहर निकालना होता है। करते हो ऐसा? और पानी बाहर निकालने के लिए क्या करते हो आप? है ना, उसको कट करते हैं आगे से और उसमें पाइप लगा करके उसको बाहर निकाल लेते। तो इसी तरीके से बच्चे को कट तो नहीं कर सकते ना हम, बच्चे के अंदर जो ज्ञान है उसको बाहर निकालने के लिए हम प्रक्रिया करते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। और वो प्रक्रिया जैसे हमारे शरीर के अंदर पसीना होता है, पानी होता है, उस पानी को बाहर निकालने के लिए हम दौड़ते भागते हैं, पसीना बाहर आता है। तो इस प्रकार से बच्चे के अंदर के ज्ञान को बाहर निकालने के लिए हमने बहुत सारी अलग गतिविधियां होती है वो करनी है। और अगर वो गतिविधियां करते हैं हम बच्चों के साथ, तो बच्चों का जो ज्ञान है वो स्वतः ही बाहर आ जाएगा, हमें कुछ और अलग से करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। ऐसा इस सिद्धांत का मानना है। यह सिद्धांत पर्यावरणीय प्रभावों की तुलना में वंशानुगत प्रभावों पर अधिक बल देता है। दिस थ्योरी पुट्स मोर एम्फेसिस ऑन हेरिडिटरी देन एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। ऐसा क्यों कहता है ये? क्योंकि हम कह रहे हैं बच्चे के अंदर ऑलरेडी है, तो जन्म से ही जो बच्चे के अंदर है वो जेनेटिक होता है, वो हेरिडिटरी होता है, अनुवांशिक होता है। जो जन्म से नहीं है और वो बाहर आकर के प्राप्त कर रहा है वो है आपका इन्वायरमेंटल। तो ये तो पहले ही कह रहा है कि आपका बच्चे के तो अंदर निहित है वो ऑलरेडी। तो जब निहित है तो इट मीन्स क्या कि वो जन्मजात होगा या फिर अनुवांशिक हो जाएगा। तो ये जो सिद्धांत है ये अनुवांशिकता को अधिक महत्व देता है। अब यहाँ पर 2 तरह से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न इस सिद्धांत से बन सकता है कि विच थ्योरी
पुट मोर इन्फोसिस ऑन हेरिडिटरी, है ना, देन इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। कौन सा सिद्धांत पर्यावरणीय प्रभावों की तुलना में वंशानुगत प्रभावों को अधिक बल देता है? सिर्फ एक ही सिद्धांत है, बहुत सारे सिद्धांतों में से सिर्फ एक सिद्धांत है जो कि ये बात करता है, वो है आपका मायोटिक थ्योरी ऑफ टीचिंग। ठीक है। दूसरी बात, विच थ्योरी बिलीव्स दैट द नॉलेज रेस्ट विद इन द इंडिविजुअल? कौन सा सिद्धांत मानता है कि ज्ञान बच्चों के अंदर पहले से ही निहित होता है? तो ये भी मायोटिक थ्योरी ऑफ टीचिंग ही है। इस तरीके के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में बन सकते हैं। शिक्षण का संचार सिद्धांत, कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ टीचिंग। अब ये कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ टीचिंग क्या कहती है? तो देखिएगा, contrary to meiotic theory, or this theory believes that the child has nothing within him। जहां एक और मायोटिक थ्योरी ये मान रही है कि बच्चे के अंदर सब कुछ पहले से है ना, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ गतिविधियां करवानी, इससे बच्चों के अंदर ज्ञान बाहर आ जाए। तो ये सिद्धांत इस बात को नहीं मानता, ये कहता है कि बच्चों के अंदर कुछ नहीं है, जो कुछ मिलेगा उसको बाहर से मिलेगा। ठीक है। तो nothing within him like forgotten knowledge or inherent capacities which need to be reproduced or unfold through teaching। मायोटिक सिद्धांत के विपरीत इस सिद्धांत का मानना है कि बच्चे के भीतर विस्मृत ज्ञान और अंतर्निहित क्षमताओं जैसा कुछ होता ही नहीं है जिसे शिक्षण के माध्यम से पुनः उत्पन्न या प्रकट करने की आवश्यकता है। इसलिए उसे ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण या रुचियों के संदर्भ में जो भी दिया जाता है वह हमेशा बाहरी वातावरण से प्रभावित होता है। जब बच्चे के अंदर कुछ है ही नहीं तो आप क्या करोगे? आप बाहर से तो दोगे उसको, है ना। तो दैट इज व्हाई व्हाट इज गिवन टू हिम इन टर्म ऑफ नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज अफेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड। टीचर may use a variety of methods and devices like narration, explanation, demonstration and experimentation for making his communication as effective as possible। तो अब यहाँ पर दो बातें क्लियर होती हैं। एक तो ये कि कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ टीचिंग में बच्चे के पास पहले से कोई ज्ञान नहीं है, हम उसको बाहरी रूप से, बाहरी वातावरण की सहायता से ज्ञान देंगे। अब जब हम किसी को कुछ देना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे, तो हमें कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, हमको बातचीत करनी पड़ेगी। और अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो सामने वाला हमारी बातों को समझ पाएगा, हमारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा तो सामने वाला हमारी बातों को समझ नहीं पाएगा। तो अब हमें अपना कम्युनिकेशन बेटर बनाना है ताकि हमारा शिक्षण या हमारी टीचिंग बेहतर हो सके। ठीक है। तो बेहतर कम्युनिकेशन बनाने के लिए हमें काम करना होता है एज अ टीचर, और उसके लिए हम कुछ मेथड्स को यूज कर सकते हैं, जैसे कि नरेशन है आपका, एक्सप्लेनेशन है, डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन है। ठीक है। हिंदी में इनको हम बोलते हैं कथन कहना, स्पष्टीकरण, प्रदर्शन और प्रयोग। इस सिद्धांत में हर्बर्ट की 5 पद, जो पंचपदीय योजना होती है, उसको फॉलो करने की बात ही करता है। तो 5 हर्बर्टियन स्टेप्स, नेमली प्रिपरेशन, पहले तैयारी करना, पाठ जो पढ़ाना है उससे संबंधित पूरी प्लानिंग करना, देन प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, फिर एसिमिलेशन, आत्मसात करना, फिर उसको संगठित करना, एंड देन रेसिटेशन, यानी कि बच्चों द्वारा उस पाठ को पढ़वाना। तो इस प्रकार से ये पंचपदीय जो हर्बर्टियन योजना है, इसके माध्यम से हम कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ टीचिंग को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो यहां से 2-3 प्रश्न ऐसे बन सकते हैं आपके। पहला तो, विच थ्योरी इज emphasis on the external environment like effective communication? तो आंसर होगा कम्युनिकेटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। और उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि विच थ्योरी ऑफ टीचिंग फोकस्ड, या फिर कह सकते हैं कि सजेस्ट हर्बर्टियन 5 स्टेप, है ना। तो कौन सी थ्योरी है आपकी? कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ टीचिंग। हार्वर्ड के जो 5 स्टेप्स हैं वो भी आप लर्न कर लीजिएगा, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रेसिटेशन। इस पर मेरी अलग से एक वीडियो है, वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, अगर आप देखना चाहेंगे तो देख लीजिएगा। फिर है शिक्षण का मोल्डिंग सिद्धांत, मोल्डिंग थ्योरी ऑफ टीचिंग। मोल्डिंग मतलब होता है कुछ चेंज कर देना, है ना। जैसे यह सिद्धांत शिक्षण को व्यवहार संशोधन की एक प्रक्रिया या व्यवहारवाद और स्किनर की संचालक
कंडीशनिंग यानी कि क्रिया प्रसूत सिद्धांत जिसे हम कहते हैं सहित उत्तेजना प्रक्रिया के सिद्धांत पर के आधार पर छात्रों के व्यक्तिगत या व्यक्तित्व को वांछित पैटर्न के आकार देने का एक तरीका मानता है। ठीक है। This theory consider teaching as a process of behavior modification or a way of shaping students' personality in desired pattern based on behaviorism and principle of stimulus response, including Skinner's operant conditioning। ठीक। तो सिद्धांत का नाम क्या है आपका? मोल्डिंग थ्योरी। मोल्ड करना मतलब कि चेंज कर देना। क्या चेंज करना? बच्चों का बिहेवियर। एक्चुअल में टीचिंग लर्निंग में हो क्या रहा है? हम कहते हैं कि व्हाट इज लर्निंग? कुछ डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर इज लर्निंग। बच्चों में जो भी अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन हो रहा है वही क्या है? अधिगम है। शिक्षण क्या है? बच्चों को अधिगम करवाना, तो बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन करवाना। तो ये जो सिद्धांत है ये इसी बात पर फोकस करता है कि हम बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन कैसे ला सकते हैं। अगर किसी बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना है तो एक सही स्टिमुलस आपको देना पड़ेगा। उदाहरण के लिए क्लास में सभी बच्चे ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं और आप चाहते हैं कि हर बच्चा क्लास से फटाफट बाहर भाग जाए। बच्चे तो क्लास में पूरी ध्यान लगा करके सुन रहे हैं, तो बच्चे बाहर क्यों जाएंगे? ठीक है। तो आपने क्या किया? आपने क्लास के अंदर फटाफट 4-5 सुतली बम डाल दिए, फोड़ दिए और सारे बच्चे बाहर भाग गए। तो सुतली बम की आवाज क्या हो गई? बोलिए। उद्दीपन हो गया, स्टिमुलस हो गया, जिसके डर के मारे बच्चे बाहर भाग गए। रिस्पॉन्स क्या हुआ? बाहर भागने का। आपने 15-20 सांप डाल दिए अंदर क्लास के, तो बच्चे बाहर भाग गए। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस तरीके से ऐसे ही अगर क्लास आपकी चल रही है, क्लास में बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं और अब आप चाहते हैं कि बच्चे ध्यान दें, तो अभी बच्चों का व्यवहार क्या है कि बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं और आप क्या व्यवहार कराना चाह रहे हैं बच्चे से कि बच्चे ध्यान दें। तो क्या करते हैं आप बच्चों से कहते हैं कि चलो अब ये एक स्क्रीन पे हम बढ़िया सी मूवी देखते हैं, और फटाफट आपने मूवी लगा दी सामने से। अब बच्चे सारे के सारे मूवी देखने के लिए बिल्कुल एकदम ध्यान केंद्रित करके बैठ गए क्लास के अंदर। तो आपने स्टिमुलस क्या दिया? मूवी लगा करके, और बच्चों ने ध्यान लगा दिया पूरा। तो ये कुछ बातें हैं कि आपके स्टिमुलस के अगेंस्ट बच्चे का व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। तो ठीक है। तो बच्चे का व्यवहार परिवर्तन करने के लिए एक सही उद्दीपन की आवश्यकता होती है, और वही उद्दीपन को समझना, उस उद्दीपन का प्रयोग करना और उस उद्दीपन के आधार पर बच्चों से सही प्रतिक्रिया कराना या अनुक्रिया कराना, ये इस सिद्धांत का मुख्य प्रभाव है। तो अब यहां से प्रश्न बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज बेस्ड ऑन द स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग? निम्न में से कौन सा सिद्धांत स्किनर की क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर आधारित है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? मोल्डिंग थ्योरी ऑफ टीचिंग। ठीक है। विच थ्योरी ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन बिहेवियरिज्म? कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद पर आधारित है? तो कौन सा सिद्धांत है? मोल्डिंग थ्योरी ऑफ टीचिंग। ठीक है, शिक्षण का मोल्डिंग सिद्धांत। फिर आते हैं नेक्स्ट। ये सारे के सारे आपके फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग पर चल रहे हैं। हाँ, पारस्परिक पूछताछ सिद्धांत, द म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी। अब म्यूचुअल इंक्वायरी क्या है? आपस में बातचीत करना। मैं आपसे प्रश्न करूं, आप मुझसे प्रश्न करो, इस तरीके के प्रश्न, या बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं, आपस में प्रश्न कर रहे हैं। तो इंक्वायरी मतलब कि आपको जानना है, आपको जानना चाह रहे हो। इंक्वायरी मतलब ये तो होता है। तो आपको जानना चाह रहे हो, जानने के लिए आप प्रश्न करते हो। जैसे कि आप कहीं शादी में गए हो, अब शादी में आप गए, आपको भूख लग रही है और आपका मन कर रहा है कि कोई बढ़िया सा कुछ चाट वगैरह खाऊं या फिर आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है आपका, और बहुत ही बड़ा पंडाल लगा हुआ है। अब आप जिसको नहीं जानते उससे पूछते हैं, भाई साहब आइसक्रीम कहाँ मिल रही है? भाई साहब आइसक्रीम कहाँ मिल रही है? करते नहीं करते हो ऐसा? जिसको नहीं जानते उससे ही पूछ लेते हो आप। जो आपको दिखा आइसक्रीम खाता हुआ, आपने उससे कहा भाई साहब आइसक्रीम कहाँ मिल रही है? या फिर खाने के लिए आपको वेट करना पड़ रहा है, आप देख रहे हैं चारों तरफ कहीं प्लेटें नहीं दिख रही, तो आप पूछते हो भाई साहब प्लेट कहाँ से उठाई है आपने? करते हो नहीं करते हो ऐसा? हाँ या ना बोलो। या व्रत रखते जाते हो शादियों में कि कुछ खाने नहीं है ऐसा? तो ये है इंक्वायरी का एक तरीका। या फिर आप किसी मॉल में चले गए, आप किसी मॉल में आपको अपने बच्चे के लिए कपड़े खरीदने हैं या छोटे बच्चे के लिए गिफ्ट खरीदना है, तो वहां पर आप जाकर पूछते हो किसी भी सेल्स पर्सन से, भाई साहब या बहन जी कहाँ पर मिल रहा है बताओ। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है? इंक्वायरी। तो बच्चे जो है, अब देखिएगा, दिस थ्योरी बिलीव्स दैट अ चाइल्ड इज वेरी क्यूरियस by nature and he is in the habit of acquiring knowledge by putting questions। ये सिद्धांत ये मानता है कि बच्चे बहुत ज्यादा जिज्ञासु होते हैं, जो कि बार बार प्रश्न पूछ करके ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो इस सिद्धांत का मानना है कि बच्चा स्वभाव से बहुत जिज्ञासु होता है और उसे प्रश्न पूछकर ज्ञान प्राप्त करने की आदत होती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी टीचिंग बिकम्स अ कोऑपरेटिव इंटरप्राइज। भाई कोऑपरेटिव मतलब होता है एक दूसरे से सहयोग करना।
ठीक है, सहयोग करेंगे तभी काम चल पाएगा ना आगे। तो according to this theory, teaching becomes a cooperative enterprise in with in which होगा ये, हाँ with हो गया गलती से, in which both the learner and the teacher engage in the process of inquiry। टीचर बच्चों से, बच्चे टीचर से बातचीत करते रहते हैं। बच्चे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, टीचर भी उसको बता रहा है उत्तर, फिर उसका फिर टीचर कुछ प्रश्न पूछ रहा है या फिर बच्चे से कोई और पूछो कह रहा है, इस टाइप से आपस में बातचीत उनकी चलती रहती है। तो ऐसे सिद्धांत में जो प्राइमरी मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं? ह्यूरिस्टिक को भी हम क्या बोलते हैं? खोज विधि बोलते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड है, डिस्कवरी मेथड है, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस प्रकार के जितने भी मेथड्स हैं जिनमें कि बच्चा खुद से इंक्वायरी करके सीख रहा है, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे कि प्रोजेक्ट मेथड भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो अभी हमने अभी की जो क्लास हमारी हुई, इसमें शिक्षण के सिद्धांतों में पहला जो सिद्धांत आपका है फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग, है ना। इसके अंदर जो आपके सब थ्योरीज हैं, जैसे मायोटिक थ्योरी ऑफ टीचिंग, ठीक है, जो कि पुराने जो विचारक है उन पर आधारित है, जो ये मानती है कि बच्चे के अंदर सब कुछ ज्ञान पड़ा हुआ है, हमको सिर्फ बाहर लेकर के आना है उसको। वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी से प्रभावित होता है। कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ टीचिंग में ये माना जाता है कि बच्चे के अंदर कुछ नहीं होता, बाहर से उसके अंदर ज्ञान डाला जाता है, ठीक है। और हर्बर्ट का जो पंचपदी योजना है उसको लागू करने की बात यहाँ पर कही जाती है। मॉडलिंग थ्योरी जो कि व्यवहारवाद पर आधारित है, स्किनर का जो क्रिया प्रसव सिद्धांत है, या स्टिमुलस वेरिएशन सॉरी स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी है ना, उस पर आधारित है, जो कि किसी भी एक व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए सही उद्दीपन देने की बात करता है, ठीक। और फिर है लास्ट आपका म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी, पारस्परिक पूछताछ सिद्धांत, जहां पर ये माना जाता है कि बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग में उनके प्रश्न चल रहा होता है, उन प्रश्नों के उत्तर वो जानने के लिए अपने टीचर से, अपने बड़ों से प्रश्न पूछते रहते हैं। और इसमें ह्यूरिस्टिक खोज और समस्या समाधान जैसी विधियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है शिक्षण के वर्णनात्मक सिद्धांत। इसको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक। क्योंकि अभी अगर स्टार्ट करता हूँ तो 4 ही मिनट का सेशन बचा हुआ है, पूरा नहीं हो पाएगा। तब तक कोई प्रश्न आप लोगों को बना अभी तक जो डिस्कशन हुआ है तो पूछ लीजिए।